मैं एक बहुत बड़े फंक्शन में गया हुआ था जी। और वहाँ ढोल वादक भी थे। जी। उन ढोल वादकों की जो दुर्दशा वहाँ देखी मैंने, जी। तो बड़ी ग्लानि हुई, क्षोभ हुआ और समाज को तिरस्कृत करने का मन किया। तो ब्याया न बगे तो मतलब शाम के खाने के समय हाँ उसने उसको जाया न बगे तो बोल दिया। और लड़का ऐसा है कि नेगी जी के आजू बाजू रहता है, तभी भी नहीं पूछा नेगी जी को उसने कि कैसे गाँव गुरु जी इसको। हाँ, उन सब चीज़ों का गांव घर में खेती की है, सबसे बड़ी बात है खेती की। हाँ। तो वो सारा नॉलेज जो है मिलता रहा और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, तो मेरा वो शब्द भंडार जो है वो बढ़ता गया। अच्छा, मेरी बहुत जिज्ञासा हो रही है आपसे जितनी बात की मैंने जी। आपके साहित्य में दलित साहित्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है। खास मेहमान इसलिए कि वो स्थानीयता के लिए जी रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि अगर स्थानीयता नहीं बची तो नेचर में भी बदलाव आ जाएगा और प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटनाएं हमारे सामने होगी। इसलिए वो स्थानीयता की बोली, भाषा और संस्कृति, रीति रिवाज को हम कैसे समेट सकते हैं, शब्दों से वो बताते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हमारे गुरुजी शिक्षक महसानंद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंचोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत लंबे समय से मैं कोशिश कर रहा था, मैंने डॉक्टर अरुण कुकसाल जी को बोला कि आपसे मैं बातचीत करूं। मैंने आपकी किताब पढ़ी डडवार जी। जी। और डडवार पे पहले जब डॉक्टर पॉल कुदवान ने लिखा था, उन्होंने मुझे बताया था, मुझे नहीं था पता, और आपके पास आए थे शायद पॉल। तो मैंने कहा मैं उस मनीषी से मिलना चाहूंगा जो इस तरह के काम, बहुत ग्रास रूट के काम करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? इसमें खतरा नहीं उत्तराखंड में? खतरा तो कुछ नहीं है, गढ़वाली हमारी नहीं, गढ़वाली के साथ भी वो समुदाय जो बिल्कुल हाशिए पर है, बिल्कुल दलित समुदाय। हाँ, वो तो हाशिया पर है और मैं समझता हूँ मैंने 8 किताबें लिख दी हैं, लेकिन अभी तक इन 8 किताबों पर किसी भी साहित्यकार का कोई इस पर विमर्श नहीं है, जबकि डडवार कहानी जो है खुद एक बहुत बड़े विमर्श का विषय है। बिल्कुल। डडवार कहानी जो लिखी है मैंने, आपको सच कहूँ तो एक रात में लिखी है मैंने, और पूरी रात भर उसको लिखते लिखते जिस तरह से मैं लिख रहा था उसी तरह से रो रहा था। उस कहानी का जन्म जो है, मैं एक बहुत बड़े फंक्शन में गया हुआ था और वहाँ ढोल वादक भी थे। उन ढोल वादकों की जो दुर्दशा वहाँ देखी मैंने, तो बड़ी ग्लानि हुई, क्षोभ हुआ और समाज को तिरस्कृत करने का मन किया। तो रात में तुरंत आया, मैंने वो प्रोग्राम छोड़ा और मैं आ गया। मैंने तुरंत कंप्यूटर खोला और लिखने बैठ गया। तो वो कहानी जो है मेरे अंदर आत्मा से निकली हुई कहानी है। आज जब भी उस कहानी को कोई पढ़ता है तो वो कहता है कि ये अद्भुत कहानी लिखी है। हमारे वो चित्रकार भाई बी मोहन नेगी जी, तो बी मोहन नेगी जी को मैंने रात को दी किताब, उन्होंने डडवार पढ़ी और ठीक सुबह 6:30 के लगभग उनका फ़ोन आ गया कि महेश जी मैं मतलब इस कहानी को पढ़ते पढ़ते रो गया हूँ। ओहो, इतनी मतलब पूरी घटनाएं जो है उसमें, उस कहानी में यथार्थ घटनाएं, कहीं भी मैंने झूठ का कहीं कोई सहारा नहीं दिया है, ना ही मैंने साहित्यिक प्रपंचों का उसमें घालमेल किया है। नेचुरल जो चल रहा था, कहानी का जो प्लॉट था वो बिल्कुल नेचुरल चल रहा है। अच्छा, डडवार का जैसे हमारे दर्शक कुछ लोग गढ़वाली शब्द नहीं जानते, डडवार का मतलब? डडवार एक वो सामंतवादी प्रथा है जिसमें भीख बोल सकते हैं उसको? भीख बिल्कुल सीधे शब्दों में अगर मैं उसे भीख कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि डडवार जो है लोहार को, औजी को और मिस्त्री को, ओड मिस्त्री, बादी को और ब्राह्मण को भी मिलता है। ये गलत नहीं कि उस काम भी करता है उसके बाद उसको भीख देते हैं? हाँ, तो ये इसका कारण ये है ना कि चूंकि उनसे तो जमीनें छीन ली गई, उनको तो भूमिहीन कर दिया और बंधुआ मजदूर बनाया ताकि वो जीवित रहे। किस पर? एक सूप भर अनाज पर, एक सूप भर अनाज पर वो है, वो जो सूप भर अनाज है वो डडवार है। और इसने लोहार ने उसके औजार बनाने हैं जमींदार के, और मिस्त्री ने उसका मकान बनाना है, और जो ये दर्जी है उसने कपड़े सिलने हैं, औजी जो है उसके घर में ढोल बजाएगा, और इसके एवज में जो फसल पर जो अनाज उत्पन्न होगा उसके बदले उसको 100 बीघा डडवार देना है।
क्या बात है। ये प्रथा। अच्छा, वो कैसा हुआ कि इतना मार्मिक आपने लिखा डडवार के अंदर कहानी, मतलब एक लाइन कुछ है जो आपको लगा कि हाँ ये लिखना है? जी बिल्कुल। तो डडवार में एक कंडीशन ऐसी आती है कि डाबर गांव में गए हुए हैं बारात लेकर के। अच्छा। अब डाबर गांव में एक दबंग टाइप का लड़का जो है वो कुछ अभद्रता कर देता है। अच्छा। उसी से झगड़ा शुरू हो जाता है। उनके साथ ढोल बजाना वाला? हाँ। अच्छा। बीच में ना वो तो ऐसे सब शादी वालों के ही साथ होता है। अच्छा। दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के बीच झगड़ा हो जाता है। जी। अब इस बीच जो है सारा दोषारोपण उन ढोल बजाने वालों को दिया जाता है जिनका कि कोई मतलब ही नहीं है। वो तो ढोल बजा रहे हैं, तुम नाच लो। तो अब गलती उसको, जो दूल्हा का पिता होता है, गलती उस पर देता है कि तू ढोल नहीं बजाता, तो ये ऐसा नहीं होता। और जबकि उसको लोग परेशान कर रहे हैं कि तू ढोल बजा भाई, तू भात खाने के लिए आ रखे हैं। अब ऐसी कंडीशन में वो करे तो करे क्या। तो जब वो जाते हैं तो हिसरिया गार्ड आती है, उसका बेटा जो 12वीं में पढ़ रहा है जयराम समझाता है अपने पिता को कि पापा तुम इनके अच्छे भले कार्यों में सबसे आगे रहते हो, खाने में सबसे पीछे रहते हो, इस प्रथा को ही छोड़ दो। तो हिसरिया गार्ड में वो ऐसी कंडीशन आती है कि ढोल दमाओं को फूल की तरह बहा देते हैं और उस समय से वो तौबा कर लेते हैं कि सच्ची घटना है। सच्ची घटना है। और ऐसी कई घटनाएं बहुत है। क्या बात है। और ये तो आपने बड़ी मतलब एक ऐसी विचित्र कहानी कि जिससे चाहे वो डडवार था पर उनकी आजीविका भी चलती थी। आजीविका भी चलती है। और अपमान हो करके क्या करना, अपमान हो करके ना। अच्छा, उसमें ऐसी कंडीशन है कि भाई मान लो आप खाना खिला रहे हो, भोजन दे रहे हो, तो भोजन को भोजन के तरीके से दिया जाना चाहिए। जब ये कहानी पब्लिश हुई तो आप लोगों को बोला नहीं, लोगों ने किसी ने कि महसानंद जी ऐसा क्या कर रहे हो आप? तो दूसरे ना अभी तक मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। जिसने भी की, चाहे वो सवर्ण हो चाहे दलित हो, सबने प्रशंसा की है कहानी की। अच्छा, तो आपने स्वीकारा है, लोगों ने स्वीकारा है कि ये बातें है थी। मुझे तो फोन आते हैं कि कईयों के फोन आए हैं कि अच्छा तो हमारे पूर्वज ऐसा दुर्व्यवहार करते थे। अच्छा, अफसोस होता है हमको कि यार हमने वाकई गलत किया है। अच्छा, और 8 किताबें, ये 8 किताबें और क्या क्या है? सबसे पहली किताब मेरी 2013-14 में जो है वो औगार निकली। अच्छा, औगार क्या? औगार पर भी बड़ी बहस हुई पौड़ी में। अच्छा। लोगों ने बड़ा विचित्र शब्द समझा इसे और उन्होंने अस्वीकृत किया इसे कि औगार तो कोई शब्द ही नहीं है। मैंने कहा यार मैं जी रहा हूँ, मैंने भी पहली बार सुना। हाँ, मैं जी रहा हूँ, मैं उस धरती से आया हूँ जिस धरती में इन शब्दों का हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में बहुत बोलबाला है। आपको विचित्र इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने कभी सुना ही नहीं, आप उससे रूबरू ही नहीं हुई। औगार का मतलब होता है प्रेम पूर्ण शिकायत करना। ओहो। शिकायत ऐसी करना कि जो बिल्कुल प्रेम से हो। अच्छा। हाँ, तो वो जो फ्योली है, अच्छा, वो गोविंद से प्रेम करती है और गोविंद चला गया है प्लेन्स में। अच्छा। उसका पलायन वहाँ हो गया है, वो यहाँ खोज रही है उसको। अच्छा। वो प्राकृतिक उसका मानवीकरण किया हुआ है मैंने, फ्योली के फूल का मानवीकरण किया हुआ है। तो फ्योली कह रही है कि तू यहाँ आ भाई, वहाँ क्यों है, तू क्यों भटक रहा है? अच्छा, और दूसरी किताब के बारे में बताओ। तो कुछ आपसे बात करने के लिए तो घंटों चाहिए, कुछ हम निकालना चाहेंगे। जी, उलार कहानी है मेरी। वो उलार तो चलो उत्सुकता है, वो भी कहानी है। हाँ, औगार भी कहानी है। औगार कहानी संग्रह है ये। अच्छा, कहानी संग्रह है। इनके भीतर कई कहानियां हैं, सब गढ़वाली में, सारी गढ़वाली में। और इसके अलावा एक और होगी। हाँ, उलार है, पराज है और लकार जो है मेरी वो लोक कथा संग्रह है, उसमें सारी बाल कहानियां हैं गढ़वाली में बाल कहानियां हैं। और जबकि लोग कह रहे हैं कि यार गढ़वाली साहित्य में बाल कथाओं का अभाव है, तो मेरे तो वो 40-45 बाल कहानियां उसमें संकलित हैं। अच्छा, ध्यान ही नहीं जा रहा किसी का। इसके साथ मेरी जो एक निबंध संग्रह है स्वीरुघाम में मैंने एक शोधात्मक निबंध लिखा है जिसमें लिखा है गढ़वाली का गहना आण मैण भिण पकना। अच्छा, इस पर मैंने पूरी एक किताब तैयार की है कि कौन आना है, कौन मैण है, कौन भिण है और कौन पकना है।
अच्छा। अभी तक का जितना भी आना मैना पखना पर जितना भी साहित्य लिखा गया है वो सारा एक मतलब सब ने उसको जो आना है उसको भी मैना बोल रहे हैं, जो पखना है उसको भी आना पखना बोल रहे हैं, अच्छा। जो मुहावरे हैं उसको भी आना वो तो बहुत समस्या होगी। जैसे हाँ नेगी जी का एक गीत गाया आजकल किसी ने, हाँ जी। तो ब्याया न बगीता मतलब शाम के खाने के समय, हाँ उसने उसको जाया न बगीता बोल दिया। हाँ। और लड़का ऐसा है कि नेगी जी के आजू बाजू ही रहता जी। है, तभी भी नहीं पूछा नेगी जी को उसने कि कैसे गाऊं गुरु जी इसको। हाँ। वो तो वही समस्या आपके साथ भी हो गई है। तो जैसे कोदे के साथ ना, कोदे के साथ कान मीण बोलते हैं। अच्छा। कान मीण एक शब्द है। अच्छा। तो कान मीण का मतलब है कि वहाँ उड़द भी है, गहत भी बो रखे हैं, भट भी बो रखे हैं। अच्छा, तो ये वो- शब्द मैंने भी सुना है। हाँ, अच्छा 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 तो अच्छा। ये जो वो आड़ा मैना पखना परिणाम का है वो कान मीण सब तैयार कर रखा है। मैंने उसको अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है। क्या बात। उसमें ऐतिहासिक पखड़े अलग हैं, सामाजिक पखड़े अलग हैं, जो आना है वो अलग हैं, मुहावरे हैं, ऐतिहासिक मुहावरे अलग हैं और वैसे मुहावरे अलग तो हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत साहित्य है जी। आप अगर इसको हिंदी में नहीं, क्या आपने सोचा नहीं कभी इतने बड़ा मतलब उसको साहित्य इसको आपने मैं गढ़ा हिंदी में ही है? इसका जो अर्थ है उनको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। नहीं, अगर आपका ये सारे संग्रह हिंदी में होते, जी जी। आपको लगता नहीं कभी ऐसा? असल में मोह की बात है ये। मैं मोह भले कई लोगों ने मुझसे कह दिया है कि इनका ट्रांसलेशन करो और इसको जब आगे वाली जो तुम्हारी किताबें आएंगी उनको हिंदी में भी लिखो। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी मेरी एक दौनकार कहानी संग्रह बहुत जल्द प्रकाशित होगा, उसको मैं चाह रहा हूँ कि उसमें 10 कहानियाँ लिखूँ और 10 के 10 कहानियों का मैं उसी के साथ एक दूसरा हिंदी अनुवाद भी तैयार करूँ। हमने सुना कि आपने कुछ शब्दकोश बनाए हैं। शब्दकोश बनाया है जी। मैंने और उस शब्दकोश गढ़वाली शब्दकोश है हाँ। और उसमें 25,000 से अधिक शब्द हैं। वे शब्द उसका हिंदी भी बता रखा है? हाँ, उस पहले गढ़वाली में शब्द लिखा है। अच्छा। उसका अर्थ हिंदी में लिखा है। अच्छा। हिंदी में लिखा है 25,000 और उनके बढ़ने की संभावना है 25,000 शब्द। तो वो शब्द वो हैं कि जिनको विस्मृति मतलब भूल चुके हैं लोग। इसमें कितना समय लगा होगा? मुझे 12 साल हो गए हैं पूरे उस काम शब्दकोश को बनाते 12 साल। 12 साल का संघर्ष है। क्या बात है जी। 12 साल 12 और 25,000 शब्द को उसको जोड़ना मजाक हाँ, मजाक नहीं है। तो ये तो आपने हमारे उत्तराखंड के लिए बड़ा तोहफा दिया है जी। है ना? परंतु उसमें दिक्कतें आ रही हैं छपवाने में। अच्छा। छपवाने में ये दिक्कत आ रही है कि मैं चाह रहा हूँ कि उसको कोई विश्वविद्यालय जैसा कोई एक बड़ी संस्था छापे ताकि उसकी प्रमाणिकता बन जाए। चलो इसके लिए बात करते हैं। जी जी। है ना, इसके लिए बात करते हैं। ये किताब गीतांजलि का अनुवाद किया है मैंने। अच्छा। तो गीतांजलि एकमात्र गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा रह रखी थी गीतांजलि के अनुवाद के लिए, वो हमने कर दिया है मैंने और विमल भाई ने मिलकर के वो काम किया है। विमल नेगी जी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, ये आप गवर्नमेंट टीचर हैं? जी। कहाँ पर हैं आप? मैं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय कलजीखाल में हूँ, प्रभारी प्रधानाध्यापक। क्या बात है। अच्छा, ये कैसे सोचा आपने कि अब आप ये लिखने का, मतलब आपने बहुत बाद में सोचा है? ना, मैं ये बचपन से ही लिखने का शौक था और मतलब मुझे अधिकांश लोग उस समय चिट्ठी पत्री का जमाना था। अच्छा। तो लोग कहते थे कि चिट्ठी उससे लिखवाओ। तो आप गढ़वाली में लिखते थे? ना, अच्छा, वो हिंदी में लिखता लिखता था। लेकिन घर की सारी परिस्थितियों को मैं ऐसे रख देता था कि जो पढ़ने वाला है वो समझता था कि मैं घर हाँ, क्या बात है। तो मतलब चिट्ठी के लिखवार थे आप। हाँ, तो वहीं से लिखना शुरू हुआ। अच्छा। तो जब मैं इंटर में आया तो एक कविता छपी मेरी नेता पर। अच्छा। तो वो कविता मेरी दैनिक जागरण में छपी और फिर लगातार कविताएं तो लिखता ही रहता था। फिर मैं एक बार दिमाग में आया कि मैं कहानियाँ लिखूं। अच्छा। वो मेरी एक बुआ थी, पौड़ी गांव में रहती थी, बिंदी फूक बोलते थे हम उनको। तो वो बिंदी फूक जब हमारे घर आती थी तो वो हमको धार्मिक कहानियाँ सुनाती थी। अच्छा। महाभारत की कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ। उनके कहानी सुनाने का जो अंदाज था बड़ा विचित्र था और हम मतलब पूरी रात भर उनकी कहानियाँ सुनते रहे।
वहाँ उस क्षेत्र की प्रख्यात कथाकार बोलेगा। हाँ, प्रख्यात कथाकार है। धामी परिवार से आती है। हाँ। तो धामी परिवार से आने के कारण मैं वो कहानी कला की जो वाचन शैली है हाँ, वो हाँ, अपने आप ही अच्छा, बड़ा। झलक जाती है। तो वो कहानियाँ ऐसी कहानी कह रहे हैं और फिर उसको गा भी रही हैं, वाह। गा भी रही हैं गीतात्मक शैली में भी। अरे तो तब वहीं से अच्छा, फिर चिट्ठी पे आप, मेरा ध्यान जा रहा है दोबारा। हाँ जी। आपने ऐसा कोई प्रेमी प्रेमिका की चिट्ठी नहीं लिखी? नहीं ऐसा तो अपनी नहीं। तरफ से लिखी होगी ना, मैं मैं जब चिट्ठी लिखने के आप बड़े माहिर थे। हाँ ना, हाँ किसी के और के लिए लिखी। अच्छा, अब वो क्या था? हाँ वो असल में हम तब नौजवान थे। हाँ मैं डाइट में था, ये जी। 1991 की बात है। तो डाइट में मेरे साथ रविंद्र नेगी, और बेचारा बहुत अच्छा आदमी था। वो असमय उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, अब नहीं। और बड़ी अच्छी बात हुई कि आपने याद दिला दी उनकी मुझे। तो हम एक स्कूल में निरीक्षण पर गए हुए थे। अच्छा। डाइट की तरफ से। अब वहाँ रविंद्र को, वो अनमैरिड था, मैं मैरिड था। अच्छा। तो रविंद्र ने कहा यार ये मैडम मुझे पसंद आ रही है, तो तुम इनके लिए चिट्ठी लिख दो। मैंने चिट्ठी क्या लिखी। बात है। अच्छा। मैंने उसके रविंद्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए टेबल पर चिट्ठी लिख दी और हम आगे पौड़ी आ गए हम। अच्छा। अब जब मैडम ने वो चिट्ठी पढ़ी तो मैडम उस चिट्ठी को पढ़कर पता नहीं क्या ऐसी द्रवित हुई कि बस वो लगातार तब रविंद्र के लिए फोन पर चिट्ठी तो फोन आ। तुमने ये लिखा है, तुम मेरे से साथ साथ शादी करो। अब वो भी अविवाहित थी। हो गई शादी? ना शादी नहीं हो पाई। तो इसीलिए रविंद्र ने ही वो बात डाल दी। तो ये चिट्ठी पर तो जब मुझे अच्छा, क्या था उस चिट्ठी में जो वो मैडम इतनी प्रभावित हुई? लिखा वो समय आपका क्या भावना रही। तो अच्छा, ये सब आप इतना लिखते हैं और इतने आपके 8 किताबें हैं, गढ़वाली साहित्य के लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं। जी। तो आपको इस सारे काम करने में कोई संकट आया? नहीं, मुझे कोई संकट नहीं आया, बल्कि मैं तो आनंद की अनुभूति करता हूँ जब मैं कोई कहानी लिखता हूँ। और मेरा अधिकांश समय जो है लेखन पर, पठन पाठन पर इसी में व्यतीत होता है। और मैं स्कूल से आता हूँ तो तुरंत कंप्यूटर पर बैठ जाता हूँ, खुद ही टाइप करता हूँ और अपने आप ही मतलब फिर उसके बाद 8 बजे से चूंकि मैं भी इंसान हूँ तो 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपना समय रखता हूँ। क्या एक बात, घंटा अपने लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपको पढ़ाई के दौरान से नौकरी लग गई थी या उसके लिए कुछ आप? नहीं, बहुत संघर्ष किया, बहुत ही मतलब उस संघर्ष की तो बड़ी विचित्र कहानियाँ हैं। तुरंत जैसे आपने बीटीसी एमएड कुछ किया होगा तुरंत? मैं इंटर किया। अच्छा। और इंटर के बाद तब स्कूल छोड़ दी। अच्छा। क्योंकि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि जी। आगे पढ़ाई हो सके। जी। तो तब मैं दिल्ली भाग गया। अच्छा। तो कुछ साल इधर उधर भटकता रहा। जी। फिर वहाँ पटी नहीं, मैंने कहा अपने गाँव जाना है। दिल्ली गया? दिल्ली गया, मध्य प्रदेश गया, कश्मीर गया, कई जगह इधर उधर से भटकने के बाद मैंने अंतिम फैसला लिया कि मैं घर में ही रहूँगा। और तब उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाई। फिर इधर मैंने बीए का प्राइवेट फॉर्म भर दिया। बीए करने के बाद तब उसमें 96-97 में मेरा सिलेक्शन बीएड में हुआ। तो बीएड किया। बीएड करने के बाद तब मैं 99 में, दिसंबर 99 में नौकरी लग गया था। यानी कि थोड़ा लेट? बहुत देर बाद। उस समय मेरे 3 बच्चे हो गए थे। अच्छा। हाँ, 25 साल की उम्र में शादी हो गई थी। हाँ, तो पहाड़ में तो ऐसा होता है। तो मैंने जो मेरे साहित्य में जो गढ़वाली झलकती है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने घर में प्रत्येक प्रकार का काम किया है और हल लगाया है, मेहनत मजदूरी की है, मिस्त्री काम किया है और पेंटर का काम किया है, कारपेंटरी का काम किया है। तो उन सब चीज़ों का गांव घर में खेती की है। सबसे बड़ी बात है खेती की। हाँ। तो वो सारा नॉलेज जो है मिलता रहा और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, तो मेरा वो शब्द भंडार जो है वो बढ़ता गया। अच्छा, मेरी बहुत जिज्ञासा हो रही है आपसे जितनी बात की मैंने। जी। आपके साहित्य में दलित साहित्य ही क्यों है? मतलब ये मेरा लक्ष्य है क्योंकि लिखने के लिए तो अब विषय
जो है ना जो पाश्चात्य साहित्य है वो संवेदनाओं पर लिख रहा है, समस्याओं पर लिख रहा है ना, जो विमर्श है उन पर लिख रहा है। हम पलायन पर लिख कर क्या करेंगे? पलायन पर इतना साहित्य भर गया है गढ़वाली में, दुनिया भर का कवि इतने हो गए हैं, दुनिया भर के हर कोई अपने आप को कवि रोते रहते पलायन। हाँ, पलायन पर रोना, पलायन पर रोना। अरे पलायन, तुम दिल्ली में रहकर पलायन पर क्या बात बोलोगे? तुम खुद दिल्ली में रह रहे हो। आपने तो रिवर्स प्लान किया ना। मैं तो रिवर्स में पौड़ी से वापस आए आप दिल्ली वापस से। आया है ना। फिर पौड़ी शहर को भी छोड़ा मैंने, फिर मैंने अपना घर भी गांव में ही बना दिया है, क्या और गांव बात। में ही रह रहे हैं। वो गांव की जो मिट्टी है उससे बड़ा लगाव है। तो दलित साहित्य लिखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी आवाज ही नहीं है, कोई आवाज ही नहीं है ना। अब जब तक हम साहित्य में वो आवाज व्यक्त नहीं करेंगे, अपना आक्रोश व्यक्त नहीं करेंगे, तो शोषण तो होता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कहानियाँ जो है उस पर फोकस रहती हैं कि मैं कहीं न कहीं मैं उनके दर्द को लिख पाऊँ। आप जब मेरी वो कहानी पढ़ोगे नरबली, तो नरबली जो है बादी समाज पर लिखी हुई एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। नरबली, नरबली की बली होती थी। बिल्कुल, ये जो है लांग खेलते थे, लांग सुना होगा आपने। हाँ। तो लांग में पहले जो है वो आदमी को फिसलाते थे। अब बेड़ा बेड़ात्र बोलेंगे। हाँ, बेड़ा रड़ा मतलब। हाँ, रड़ाना, हाँ, रड़ा खिसकाना। हमारे यहाँ लांग बोलते हैं। लांग बोलते हैं जी। तो वो कोई जरूरी नहीं कि वो बच ही जाए। तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये 18वीं 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है। तो उस समय कोई अगर बच गया वेल एंड गुड, और नहीं बचा गिर गया तो उसको पत्थरों से मारना है। फिर वो अपशगुन माना जाता है, उसको मारना ही था फिर मारना ही मारना है उसको, वो अपशगुन माना जाता है। ये डी.डी. शर्मा ने अपनी किताब में भी मेंशन किया है। हाँ, मैंने पढ़ा। हाँ, तो बड़ी मतलब उनका काम है नाचना गाना, मनोरंजन करना है उनका काम। आप उनको वो कर्तव्य दिखाते थे, वो ऐसा कर्तव्य नहीं दिखाते थे कि रस्सी में रखना है। किंवदंती क्या बनी कि फसल तभी होगी सही जब वहाँ, जब ये सही आएगा। हाँ, जब ये सीधा पेड़ों से आएगा। होते हुए आएगा। ये जो पाखंड हमारे दिमाग में भरा हमने हुआ था। सुना है कि उसको दारू भी पिलाते थे ताकि पता वो नहीं, भी हाँ, बेहोश रहे हो। बहुत। और वो उनके घर में चिल्लाहट मची है कि मेरे पिता अब बचते हैं कि नहीं बच, क्योंकि उससे पिता, पहले उन्होंने पति, दुनिया भर भाई, में बहन। सारा है ना। और उसकी जो बेटी है 10 साल की बेटी, वो बड़ी भयभीत है कि अब समाज मेरा शोषण करेगा। आप यकीन कीजिए कि उस जमाने में जो 80 साल का बूढ़ा है, 80 साल का बूढ़ा 18 साल की दलित बेटी के लिए भाभी बोल रहा है। 80 साल का बूढ़ा, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मतलब इसलिए आपको लगा कि इस पे लिखना हाँ, चाहिए। तब वो हृदय दुखी होता है उन समस्याओं को देख करके, तो लिखना पड़ता है। और मैं कहता हूँ कि समाज को स्वीकारना चाहिए, इन आलोचनाओं को स्वीकारना चाहिए और उसमें बदलाव लाने चाहिए। तो आपको लगता है कि बदलाव आया है? हाँ, इस बीच काफी बदलाव आया है, समाज में काफी परिवर्तन आए हैं। ये तो मानता हूँ। जी। तो अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महसानंद जी को जानने के लिए आपको महसानंद जी के पास ही जाना पड़ेगा। अभी हम कुछ छोटी चीज़ों पे उनसे बातचीत कर रहे हैं। पूरा उनसे बातचीत करने के लिए हमें कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि उनकी साहित्य बड़ा विशाल है। हालांकि वो क्षेत्रीय शब्दों पे, बोली भाषा पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो साहित्य की जो आवाज़ है वो वैश्विक है, इंटरनेशनल है। तो आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, एक और बात रह गई है। बात तो बहुत रह गई है, लेकिन थोड़ा सा दर्शक और हम ना मतलब एक जिज्ञासा है कि ये सारे बीच कोई किस्सा कहानी तो होती होगी। जैसे आप प्रेम पत्र भी लिखा तो वो मैडम पट गई और नौकरी बड़ी देर में लगी। रिवर्स प्लान भी किया आपने। इन्होंने तो अब बोला ना, मोदी जी ने अब बोला, इन्होंने धामी जी ने अब बोला, आपने तो पहले कर दिया। दिल्ली से आप वापस आए, पूरा देश घूम कर वापस आए और उसके बाद नौकरी लगी। तो ये सारी चीजों इतने लंबे समय में कोई किस्सा तो घटा होगा। ऐसी कोई किस्सा, कहानी, घटना जो आप सुनाना चाहते हैं? कहानी मेरे जीवन से संबंधित है।
और मैं तब दिल्ली में था जी। और एक सीए के यहाँ लाजपत नगर में नौकरी कर रहा था। अच्छा, तो 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी एक महीने की? 6 महीने की, और 600 रुपये में 400 रुपये झुग्गी के दे देता था, झुग्गी में रहता था। अब 200 रुपये वो पूरे महीने भर चलाने, वो हफ्ते भर भी नहीं चलते थे। तो 400 रुपये झुग्गी का किराया? 400 रुपये उस समय, ये बात 88-89 की है। बहुत महंगा किराया। हाँ बहुत महंगा। और जो 10 रुपये की मिर्च तेल की बोतल आती थी, अच्छा, तो 10 रुपये की मिर्च तेल की बोतल 2-3 दिन चल जाती थी। पर किसी तरह वहाँ जीवन जिया। तो एक समय ऐसा आया कि मैं मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं था, 3 दिन तक, 3 रात 3 दिन पूरे भूखा रहा। और हाँ 3। क्यों, मतलब? परिस्थितियाँ कुछ था ही नहीं, पैसे 200 रुपये में क्या होता है, वो तो अच्छा, कुछ भी नहीं होता। और मांगना मैं किसी से नहीं चाहता था। अब हुआ ये कि मैं सुबह 4 बजे वहाँ था सादरा में, तो सादरा से पैदल चला मैं लाजपत नगर के लिए, पैदल। और पैदल चलते चलते सादरा में जब मैं सीए के बिल्डिंग थी, तो सीढ़ी थी, सीढ़ी के सामने कुछ कागज पत्तर और लिफाफे पड़े हुए थे, और उन्हीं लिफाफों के भीतर से 1 रुपये झाँक रहा था। अब मैंने कहा चलो 1 रुपये तो मिला, ये कम से कम मैं इससे एक बंद तो खा सकता हूँ। अच्छा, अब मैं तब 1 रुपये का बता था। हाँ, तो मैं ऊपर सीए का ऑफिस खोला मैंने, और वहाँ दूध तो था नहीं। मैंने कहा मैं लाल चाय बनाता हूँ। और फिर ध्यान आया कि मैंने कहा खोलता हूँ लिफाफा, तो उसके अंदर 100 रुपये थे। तो 100 रुपये, हाँ 100 रुपये, तो बड़ा काम किसी को पिठाई लगी होगी, उसने अब अमीर है, उन्होंने कहा छोड़, पता नहीं क्या है, 1 रुपये छोड़ो। तो वो मेरे बड़ा काम आया। तो मैंने उसी समय पर, तब 10 बजे जब बाजार खुला लाजपत नगर, तो वहाँ छोले कुलचे खाए, तो पेट भर के। 3 दिन बाद? 3 दिन, चौथे दिन में। चौथे दिन बाद? तो तब मैंने कहा यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब घर चलो। तो मैंने सीए से कुछ पैसे अपने जो थे लिए, और सीए तक घर आ गया था। अच्छा, अब क्या प्लान है? अभी तो प्लान अब ये है कि साहित्य पर पूरा फोकस है, और मैं चाहूँगा कि मैं हिंदी में भी लिखूँ। अच्छा, और इधर गढ़वाली में सफलता नहीं के बराबर ही लग रही है। और जो काम मैंने करना था गढ़वाली भाषा के लिए, उसका देखो शब्दकोश आपने मैंने तैयार कर दिया। जो शब्दकोश तैयार कर दिया, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। बस अब इससे आगे जो है सारा लेखन जो है लगभग गढ़वाली भी चलाऊंगा, लेकिन हिंदी पर ज़्यादा फोकस रहेगा। एज ए साहित्यकार आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, माहौल बन रहा है, तो मेरा लोगों से मानना ये है कि आप लोगों का बोलने का तरीका समझो, व्यू जानो कि कौन किस तरह तुम्हें यूज कर रहा है। हमारी पब्लिक जो है, आज की जो स्थिति है, वो पब्लिक यूज हो रही है, और यूज हो रही है, अच्छी तरह से हो रही है। यानी कि हर बात में पॉलिटिक्स है? हर बात में पॉलिटिक्स, ऐसा बोल सकते हैं? जी। तो आप यूज मत होइए, आप अपने विवेक से काम लीजिए, आप चीज़ों को महसूस कीजिए, समझिए उनको। आपका धर्म अपनी जगह है, धर्म अलग है, राजनीति अलग है, भाईचारा अलग है। इन चीज़ों को जब तक आप ठीक से नहीं समझ पाओगे, तो आप यूज होते रहोगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप यूज एंड थ्रो हो जाओगे। क्या बात है। एज ए साहित्यकार और शिक्षक का जो संदेश है कि आप उपयोग न हो, आप जो है योग्यताएं अपने आगे बढ़ाएं, और उसके बिहार पे आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। कोई भी विषय हो, कोई भी फील्ड हो काम करने का, उसमें आप आगे आए, ये आप कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महसानंद, हमारे गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया कि आप आए, और आप बड़े कष्टों में हमने आपको यहाँ बुलाया है। और मैं चाहूँगा कि अगली बार जब हम आपको बुलाएं, तो पहले से तैयारी रखेंगे कि आप टाइम से हम बहुत धन्यवाद। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में किसी ऐसी खास शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।